नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प बात समझने वाले हैं। सोचिए एक आम सा सुविधा स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर जो रोजमर्रा के सामान के लिए जाना जाता है, अचानक से किसी राष्ट्रीय संकट के समय एक क्रिटिकल लाइफलाइन कैसे बन सकता है। आमतौर पर जब कोई बड़ी आपदा आती है तो ध्यान सेना, पुलिस या बड़े राहत शिविरों पर जाता है, लेकिन जापान में स्थिति थोड़ी अलग है। वहाँ बचाव का चेहरा कुछ और ही है। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए हमें कुछ सबसे मुश्किल हालात की कल्पना करनी होगी, खास तौर पर उस वक्त की जब धरती सचमुच कांप उठती है। चलिए कुछ पल के लिए कुमामोटो में आए 7.1 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप के मंजर की कल्पना करते हैं। पूरी की पूरी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेनें अचानक पटरियों पर ही रुक गई हैं। हर तरफ भयंकर ब्लैकआउट है। इयॉन मॉल जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर इमरजेंसी बचाव दल, पुलिस और सेल्फ डिफेंस फोर्स मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। मतलब बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। अब ऐसे खौफनाक माहौल में जहां भूस्खलन की चेतावनियां लगातार आ रही हों और पूरा इलाका दहशत में हो, लोगों को फौरन मदद की जरूरत होती है। लोग घरों से बाहर हैं, सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, हर तरफ अनिश्चितता है। तो सवाल ये उठता है कि जब सारे बड़े सिस्टम फेल हो जाते हैं, बिजली गुल हो जाती है, तो आम लोग अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए आखिर जाएं तो जाएं कहां? और यहीं पर एंट्री होती है जापान के उन अप्रत्याशित आपदा केंद्रों की, जिनके बारे में शायद ही कोई पहले सोचता हो। ये जवाब रिटेल यानी खुदरा बाजार को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। जब सब कुछ ठप पड़ जाता है, तब जापान में कॉन्बिनी कहे जाने वाले ये छोटे सुविधा स्टोर अचानक से लाइफलाइन बन जाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे जापान में ऐसे 55,000 से भी ज्यादा सुविधा स्टोर फैले हुए हैं। ये महज कुछ दुकानें नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ जाल है। चाहे कोई भी इलाका हो, ज्यादातर लोगों के लिए एक कॉन्बिनी बस कुछ ही कदम की पैदल दूरी पर होता है। इस बात का असली महत्व तब समझ आता है जब हम बड़े सुपरमार्केट और इन कॉन्बिनी की तुलना करते हैं। देखिए, बड़े शॉपिंग सेंटर अक्सर भूकंप में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें दोबारा खुलने में बहुत लंबा वक्त लगता है। इसके उलट ये छोटे स्थानीय कॉन्बिनी जैसे 7-Eleven, फैमिली मार्ट और लॉसन उम्मीद की पहली किरण बनकर सामने आते हैं। ये बड़े स्टोर्स की तरह शहर के बाहर नहीं होते, बल्कि ठीक वहीं होते हैं जहां उस वक्त मदद की सबसे ज्यादा दरकार होती है। कई विशेषज्ञ तो इन स्टोर्स को बाकायदा जापान के अनौपचारिक आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क का हिस्सा तक कहते हैं। सुनने में शायद थोड़ा नाटकीय लगे है ना कि भाई एक छोटी सी दुकान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का हिस्सा कैसे हो सकती है, लेकिन जब बाकी सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ जाती हैं और ये छोटे स्टोर पलक झपकते ही समुदायों को संभालने के लिए आगे आते हैं, तब ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। तो आखिर ये सब मुमकिन कैसे होता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहद शानदार और कुशल लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग काम कर रही है। इन स्टोर्स के काम करने का एक पूरा छिपा हुआ इंजन है। ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। होता ये है कि जैसे ही भूकंप आता है, इनका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तुरंत अपने गियर बदल लेता है। जो ट्रक आम दिनों में ताज़ा बेंटो बॉक्स या ब्रेड सप्लाई करते हैं, वो फौरन पानी, डिब्बाबंद खाना, बैटरी और डायपर जैसी जरूरी चीजें ढोने लगते हैं। और सबसे अहम बात, क्षेत्रीय सरकारों के साथ इनके पहले से तय आपदा समझौते होते हैं। इसकी मदद से ये ट्रक टूटी हुई सड़कों और बंद रास्तों को बाईपास करके सीधा वहां पहुंच जाते हैं जहां राहत की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमाल की बात ये है कि आपदा की ये तैयारी उनके सिस्टम में गहराई तक बसी हुई है। कंपनियों के कर्मचारी आपात स्थितियों के लिए नियमित रूप से ट्रेनिंग और ड्रिल करते हैं। डिलीवरी के रास्ते पहले से तय और मजबूत होते हैं। बिजली जाने की स्थिति में बैकअप पावर का इंतजाम हमेशा रेडी रहता है। और तो और, अगर हालात बिगड़ते हैं तो वे तुरंत अपने स्टोर का डिस्प्ले तक बदल देते हैं, ताकि लोगों को सबसे जरूरी चीजें तुरंत और आसानी से मिल सके। और बात सिर्फ खाने पीने के सामान तक ही सीमित नहीं है। संकट के समय में ये स्टोर किराने की दुकान से कहीं बढ़कर बहुत सी जरूरी सेवाएं भी देते हैं। सच कहा जाए तो ये एक पूरी तरह से सुरक्षित सामुदायिक केंद्र बन जाते हैं। ये सिर्फ खाना, पानी या दवाइयां ही नहीं देते, बल्कि फोन चार्ज करने की सुविधा और पब्लिक वाईफाई भी मुहैया कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब बड़े बड़े बैंक पूरी तरह ठप हो जाते हैं, तब भी इन स्टोर्स के चालू एटीएम लोगों को कैश निकालने की सुविधा देते हैं, जो ऐसे वक्त में किसी वरदान से कम नहीं है।
इसका एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण 2024 की नोटो प्रायद्वीप आपदा है। भयानक तबाही थी, सड़कें टूट गई थी, बिजली गुल थी, लेकिन इन कंपनियों ने हार नहीं मानी। इन्होंने अपने टूटे फूटे स्टोर्स को दोबारा खोलने के लिए दिन रात एक कर दिया। भले ही उनके पास सामान थोड़ा कम था, लेकिन सरकारी मदद पहुंचने से बहुत पहले ही उन्होंने संपर्क से कटे हुए कस्बों के लिए एक लाइफलाइन का काम किया, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो अपने घरों के आसपास फंसे थे। उस पड़ोस के स्टोर का खुला होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर जापान का ये सिस्टम इतना मजबूत क्यों है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर भौगोलिक संदर्भ को देखना होगा। दरअसल जापान की पूरी भौगोलिक स्थिति ही इस जबरदस्त तैयारी की वजह है। जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वलय के ठीक ऊपर बसा है। यह धरती का एक बेहद सक्रिय भूगर्भीय क्षेत्र है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जापान को हमेशा से भूकंपों के साथ जीना और उसके हिसाब से खुद को ढालना पड़ा है। यह उनकी एक ऐसी भौगोलिक सच्चाई है जिससे वो भाग नहीं सकते। इतिहास को देखिए तो पता चलता है कि कैसे इन बड़ी त्रासदियों ने देश को लगातार ये सिखाया है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की प्रतिक्रिया ही काफी नहीं होती। 1995 का कोबे भूकंप हो, 2011 की खौफनाक सुनामी हो या फिर हाल ही के कुमामोटो और नोटो प्रायद्वीप के संकट, हर एक घटना ने ये साबित किया है कि मुसीबत के समय में मजबूत और आत्मनिर्भर स्थानीय समुदाय का होना कितना ज्यादा जरूरी है। और इसी सीख ने एक ऐसे रोजमर्रा के सुरक्षा जाल को जन्म दिया है जो आज वहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बात असल में एक बहुत ही गहरे भरोसे की है, और ये भरोसा कोई रातों रात नहीं बनता। ये हर दिन की सुविधा और विश्वसनीयता से पैदा होता है। जब कोई बड़ी आपदा आती है तो लोगों को ये सोचना ही नहीं पड़ता कि मदद के लिए कहाँ जाएं। वे बिना सोचे अपने उसी भरोसेमंद पड़ोस की कॉन्वीनी की तरफ चले जाते हैं। एक तरफ जहां सरकार बड़े राहत शिविर लगाती है और रेस्क्यू टीम्स मलबे में जिंदगियां तलाश रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों कॉन्वीनी कर्मचारी बड़ी ही खामोशी से ये सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि उस भारी उथल-पुथल के बीच भी दैनिक जीवन किसी न किसी तरह चलता रहे। दुनिया में शायद ही कोई और देश ये संतुलन इतने बेहतरीन तरीके से बना पाता है। इस एक्सप्लेनर के बाद इन आम से दिखने वाले सुविधा स्टोरों को देखने का नजरिया यकीनन बदल जाना चाहिए। ये सिर्फ झटपट स्नैक्स या कॉफी लेने की जगहें नहीं हैं, ये पूरे देश के सुरक्षा जाल का एक बेहद अहम हिस्सा है। और अंत में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया के दूसरे हिस्सों में या शायद हमारे अपने ही आसपास कुछ ऐसे ही छिपे हुए रोजमर्रा के बुनियादी ढांचे मौजूद हैं? कुछ ऐसा जो दुनिया के उथल-पुथल होने पर चुपचाप एक जीवन रेखा में बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।